नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे जानी अनु के साथ। एंड एज यू वेल कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है द लेगेसी ऑफ सुखाफा एंड द अहोम किंगडम। कौन थे सुखाफा और क्या था अहोम किंगडम। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए जानते हैं इसी के बारे में। बात करते हैं सुखाफा की। तो सुखाफा का पूरा नाम था चाओलंग सुखाफा। चाओ का मतलब होता है लॉर्ड और लंग का मतलब होता है ग्रेट। तो ये था दोस्तों इनका नाम चाओलंग सुखाफा। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो 13वीं सदी के रूलर थे, जो बर्मा से इंडिया में आए थे और इंडिया में असम में आके इन्होंने अहोम किंगडम की स्थापना की थी। अहोम किंगडम एक ऐसा किंगडम है जिसने असम में 6 सदियों तक राज किया था, यानी 600 वर्षों तक अपनी शासन बना के रखा था। अब बात करते हैं कि हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं। हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में एक कोलकाता बेस्ड व्यक्ति है जिसका नाम है गर्ग चटर्जी। वो अपने आप को पॉलिटिकल कमेंटेटर बताता है। उसने कुछ समय पहले कुछ ट्वीट्स किए थे। इन सीरीज ऑफ ट्वीट्स में उसने बोला था कि सुखाफा एक चाइनीज इन्वेडर है। उसके इन ट्वीट्स की वजह से असम के लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, जिस वजह से असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, वो डायरेक्टली पिक्चर में आते हैं और वो ऑर्डर देते हैं असम की पुलिस को कि वो जाए कोलकाता में और जा कर के गर्ग चटर्जी को गिरफ्तार करके वापस असम में लेके आए। इस एक इंसिडेंट से ये तो बात पता चलती है दोस्तों कि सुखाफा को लेकर असम के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो ये क्यों है, थोड़ा सा इसी के बारे में जानते हैं और बात करते हैं सुखाफा की। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 13वीं सदी का एक रूलर जो असम में आता है और अहोम किंगडम की फाउंडेशन रखता है, नींव रखता है, उनका नाम था चाओलंग सुखाफा। और जो अहोम किंगडम उन्होंने स्थापित किया था वो 6 सदियों तक यानी 600 वर्षों तक असम पे राज करता है। कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स का मानना है कि सुखाफा जो थे बर्मा से 9000 फॉलोअर्स के साथ असम में आए थे और आके इन्होंने अहोम किंगडम की स्थापना की थी। अब थोड़ा सा इनके द्वारा स्थापित अहोम किंगडम की बात कर लेते हैं। अहोम किंगडम के बारे में कहा जाता है कि राजा जो थे बर्मा से, यानी कि जो आज के समय में म्यांमार है, वहाँ से आए थे इंडिया में। और इंडिया में असम के आसपास जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके आसपास इन्होंने किंगडम की स्थापना की थी। उस डायनेस्टी का नाम था अहोम डायनेस्टी या अहोम किंगडम। ब्रह्मपुत्र रिवर को इसलिए चुना था क्योंकि इसके आसपास का जो रीजन है, जो एरिया है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ये इतना ज़्यादा फर्टाइल है दोस्तों कि आज भी लोग अगर ब्रह्मपुत्र जाते हैं, असम में जाते हैं, तो वहाँ की मिट्टी को अपने साथ लेके आते हैं और अपने खेतों में डालते हैं ताकि इनके खेतों की फर्टिलिटी बढ़े। तो आज अगर 21वीं सदी में ये रीजन इतना फर्टाइल माना जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13वीं सदी में ये रीजन कितना ज़्यादा फर्टाइल रहा होगा। अहोम जो डायनेस्टी थी ये असम में 600 वर्षों तक शासन करती है। इनका इतना सक्सेसफुल शासन रहा। इस शासन का एक रीज़न ये नहीं था कि किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स थी या किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, नहीं, बल्कि इसका बिल्कुल अपोजिट था। किंग के शक्तियों पे चेक एंड बैलेंस का काम किया जाता था, यानी कि किंग्स के ऊपर हमेशा इस बात की निगरानी रखी जाती थी कि राजा अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक 5 मिनिस्टर्स की समिति बनाई जाती थी, कमेटी बनाई जाती थी और वो कमेटी मिलकर ये डिसाइड करती थी कि राजा का काम या राजा जो है अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब अगर पावर्स की बात की जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थे वो मंत्री थे। मिनिस्टर्स के पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि यदि उनको लगता था कि यदि कोई व्यक्ति राजा बनने लायक नहीं है और वो लेकिन फिर भी राजा बन गया है तो उस व्यक्ति को वो गद्दी से हटा भी सकते थे। तो यानी कि ये एक रीज़न था, ये एक कमेटी थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिसकी वजह से ये जो अहोम डायनेस्टी थी हमेशा ही इसको वर्दी किंग मिला और जिसकी वजह से ये जो डायनेस्टी थी 600 वर्षों तक सरवाइव कर पाई। बहुत छोटी डायनेस्टी थी लेकिन बहुत बड़े साम्राज्य के साथ इसने डायरेक्ट लोहा ले लिया। अहोम एक छोटा सा किंगडम था और इसने मुगल साम्राज्य को 17 बार हराया। तो दोस्तों आप ये सोच सकते हैं कि अहोम इतना छोटा सा राज्य था लेकिन पूरे भारत पे राज करने वाले मुगल्स को इसने 17 बार हरा दिया, धूल चटा दी। तो औरंगजेब के टाइम में आप सभी को पता होगा कि मुगल्स जो थे बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट हो गए थे। उनको बस जीत हासिल करनी थी, चाहे किसी भी तरीके से करनी हो, लेकिन जीतना होता था उनको। अब उनकी नज़र जो थी पूरे इंडिया पे थी
पूरे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी आता है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बेसिकली असम को ये लोग अनेक्स करना चाहते थे। असम पे कब्जा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि दो रीज़न मेन थे। पहला तो ये कि असम यानी ब्रह्मपुत्र के आसपास का जो रीजन था बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन था। दूसरी बात ये कि अगर नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लिया तो इसी के साथ साथ सेंट्रल एशिया का जो ट्रेड रूट है उस पे भी मुगलों का कब्जा हो जाता। रेवेन्यू कमाने के लिए जो औरंगजेब था वो अहोम किंगडम को हराना चाहता था और असम पे अपना कब्जा करना चाहता था। होता क्या है दोस्तों, 1615 से लेकर 1682 तक के बीच में बहुत ज़्यादा बार मुगलों ने असम के ऊपर हमला किया। फिर एक अटैक होता है 1667 में, 1667 में। इसमें होता क्या है कि मुगल अहोम्स को हरा देते हैं। ये जो हार थी अहोम्स के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक साबित हुई। 3 रीज़न थे। पहला तो ये कि अहोम को फोर्स किया गया कि वो वॉर डैमेज के लिए 3 लाख रुपए भरे मुगल्स के लिए, मुगल को पे करे, ठीक है। दूसरा ये कि अहोम्स की जो कैपिटल थी गुवाहाटी वो उससे हाथ धो बैठे थे। तीसरा ये और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात कि 2 अहोम प्रिंसेस को मुगलों ने कैद कर लिया, एक होस्टेज बना के रख लिया। इस वजह से क्या हुआ दोस्तों कि अब अहोम जो थे इस शर्मनाक हार को बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। फिर पिक्चर में एंट्री होती है लचित बोरफुकान की। लचित बोरफुकान बैटल ऑफ सरायघाट को जीतने के लिए भी मेनली जाने जाते हैं। इंडिया के जितने भी ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल्स हैं उन सभी में से एक नाम लचित बोरफुकान का भी आता है। आप सभी को याद होगा मुगलों ने गुवाहाटी को छीन लिया था, लेकिन बोरफुकान ने वापस से लड़ाई लड़ी और मुगल्स को हरा कर गुवाहाटी को वापस से असम का हिस्सा बना दिया। मुगल जो थे अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इतना बड़ा साम्राज्य इतने छोटे से राज्य से कैसे हार सकता है। इस वजह से मुगलों ने और भी ज़्यादा तैयारी की, बहुत बड़ी और ह्यूज और पावरफुल आर्मी के साथ वापस से ये असम में आते हैं और असम पे अटैक करते हैं। बोरफुकान के पास इतनी ज़्यादा आर्मी नहीं थी, इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी, लेकिन जहाँ पे दिमाग की शक्ति आती है वहाँ पे जो शक्ति होती है मानव की, जो मानव बल होता है वो हार जाता है। लचित बोरफुकान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और फोर्स किया मुगलों को कि वो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर आकर लड़ाई लड़े। मुगलों की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो मुगल नेवी थी और नेवी इस लड़ाई को लड़ने में कामयाब नहीं हो पाई, जिस वजह से लचित बोरफुकान सक्सेसफुली जीत गया। जो अहोम डायनेस्टी थी वो जीत गई और मुगलों को उन्होंने हरा दिया। ये जो डायनेस्टी है दोस्तों, लचित बोरफुकान की लेगेसी को लचित दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। 24 नवंबर हर साल लचित दिवस मनाया जाता है असम में। इतना ही नहीं, एनडीए का जो बेस्ट कैडेट होता है उसको अगर गोल्ड मेडल दिया जाता है तो वो भी लचित के नाम से ही दिया जाता है। तो लचित बोरफुकान आप समझ सकते होगे कितना बड़ा नाम है अगर डायनेस्टीज की बात की जाए तो। अब अहोम्स के बारे में बात करते हैं। तो अहोम जो थे सही में ग्रेट थे दोस्तों। इन्होंने हर चीज़ को अपना बनाया, अपनी चीज़ों को लोगों के ऊपर थोपा नहीं। अहोम किंगडम जो था उनकी अपनी लैंग्वेज थी, उनका अपना रिलीजन था। इनके रिलीजन को अहोम रिलीजन ही कहा जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने रिलीजन को, अपने धर्म को, अपनी भाषा को जो असम के नेटिव लोग थे उनके ऊपर थोपा नहीं, बल्कि उल्टा इन्होंने अहोम लोगों ने हिंदू रिलीजन को अपना रिलीजन मान लिया और असमीज लैंग्वेज को इन्होंने दिल से अपना लिया। अहोम ने एम्ब्रेस किया द लैंग्वेज, रिलीजन एंड रिचुअल्स ऑफ द कम्युनिटीज लिविंग हेयर। यानी असम में जो भी लोकल लोग रह रहे थे उनकी भाषा, उनके रिलीजन, उनकी रिचुअल्स को अहोम लोगों ने दिल से स्वीकार किया, अपना बनाया, ना कि अपने रिलीजन को, अपनी भाषा को उन लोगों के ऊपर थोपा। यानी कि उनके सबके दिलों में इन्होंने अपनी जगह बनाई, हर चीज़ को अपनाया, इन्होंने थोपा किसी के ऊपर नहीं। सुखाफा के साथ जितने भी लोग आए थे, 9000 लोग आए थे, 9000 फॉलोवर्स, उन सभी फॉलोवर्स में ज़्यादातर आदमी थे, पुरुष थे। इन पुरुषों ने बाद में
जो असम में रहने वाली औरतें थी उनसे शादी की, और जिस वजह से ये कम्युनिटी आगे बढ़ पाई। अहोम अगर आज के टाइम में बात करूं तो टुडे द अहोम कम्युनिटी इज एस्टिमेटेड टू नंबर बिटवीन 4 मिलियन एंड 5 मिलियन, यानी 4 मिलियन से 5 मिलियन, 40 लाख से 50 लाख के बीच में ये कम्युनिटी मानी जाती है। सुखापा डेवलप्ड वेरी एमिएबल रिलेशनशिप विद द ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग हेयर, यानी दोस्तों बहुत ज़्यादा दरिया दिल व्यक्ति थे सुखाफा। इन्होंने जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ आसाम में रहती थी उन सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा एमिएबल रिलेशनशिप स्थापित की। स्पेशली जो ट्राइब्स थे जैसे सूतियास थी, मोरान्स हो गई, कचारीज हो गई, इन ट्राइब्स के साथ सुखाफा ने बहुत अच्छे रिलेशन स्थापित किए। इसी के साथ ही इंटर मैरिज को भी एक साधन बनाया गया ताकि एसिमिलेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। सुखाफा की इम्पोर्टेंस क्यों है? सुखाफा स्पेशली असम में इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एफर्ट किए थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स को एसिमिलेट करने के लिए, यानी एक साथ लाने के लिए। इसीलिए जो ग्रेटर असम माना जाता है, जिसको बोर असम भी बोला जाता है, इसका टारगेट पूरा का पूरा सुखापा को दिया जाता है। सुखापा को माना जाता है दैट ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ बोर असम और द ग्रेटेस्ट असम, Greater Assam. Sukhapa and his people could consolidate power, culture, and religion in the region in a manner which brought diverse mix of जाति and जनजातिस, multiple tribes and communities together. वही मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत सारी ट्राइब्स कम्युनिटीज़ को सबको एक साथ ये लेके आए, सबको एक सूत्र में पिरोया, एकता के धागे में पिरोया। इसलिए दोस्तों सुखापा को ग्रेटर असम का आर्किटेक्ट माना जाता है। बाद में इन सभी लोगों ने, जो ये ट्राइब्स के और कम्युनिटीज़ के लोग थे, इन्होंने अपनी एलिजियंस ऑफर की सुखापा के प्रति, यानी अहोम किंग्स के प्रति। अहोम से मैनेज किया, जैसे अभी भी मैंने बताया है कि जितने भी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी ग्रुप्स थे उन सभी को एक साथ लाने में सुखापा ने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कोशिश की। पहले अहोम किंग सुखाफा को एक आर्किटेक्ट माना जाता है बोर असम का, यानी लार्जर असम का, जिसको ग्रेटर असम भी बोला जाता है। सुखाफा की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए असोम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और ये हर साल 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। असोम दिवस को 1996 से आज तक लगातार सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये हर साल ही सेलिब्रेट किया जाता है। इनको माना जाता है कि इन्होंने ही लेड द फाउंडेशन फॉर असम थ्रू हिज पॉलिसी ऑफ एमिटी, यूनिटी एंड हार्मनी, और इन्हीं की पॉलिसी आज भी असम के लोगों में आप लाइव देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 7 सिस्टर्स की। हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को 7 सिस्टर्स बोलते हैं, यानी 7 बहनें बोलते हैं, फिर भी हम इनको इग्नोर करते हैं। इनकी पुलिस, इनका कल्चर, इनका लाइफस्टाइल, इनकी डेवलपमेंट, इनकी एजुकेशन, इनकी प्रॉब्लम्स इनकी है, हमारी नहीं है। ऐसा क्यों है दोस्तों? हम भी इंडियंस हैं, वो भी इंडियंस हैं, तो फिर इनकी प्रॉब्लम्स इनकी क्यों हैं, इनके ब्रिज इनके क्यों हैं, हमारे क्यों नहीं हैं? जो अगर हम चिकन स्नैक की बात करते हैं उसको सॉर्ट आउट करने की जल्दी से जल्दी कोशिश क्यों नहीं की जाती है, जबकि बाकी इंडिया में डेवलपमेंट काम इतना तेजी से हो रहा है। आप माने या ना माने दोस्तों, लेकिन रेसिज्म जो है इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट करता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो कांस्टेंट टारगेट बनाया जाता है, इनको कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे चिन्नी हो गया, चिंकी हो गया, और भी पता नहीं कितने बुरे नामों से इनको बुलाया जाता है। हाल फिलहाल में एक मणिपुरी स्टूडेंट को बोला गया था कि आपको ताजमहल में तभी एंट्री मिलेगी जब आप अपना वीज़ा दिखाएंगे। दोस्तों लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज या फिर रेसिज्म, कुछ भी मान लीजिए, अगर एक इंडियन को ही इंडिया के दूसरे भाग में घूमने के लिए पासपोर्ट कैरी करना पड़ जाए तो इसका मतलब है कि आप सीधा सीधा उसकी आइडेंटिटी पे, उसकी नेशनैलिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। नीडो तान्या, इनकी डेथ तो आप सभी को याद होगी, है ना? तो दोस्तों दिस इज़ नॉट गुड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप ही की कंट्री में आप ही को कोई पहचान ना मिले, आपके घर में अगर आपको कोई ना पहचाने, तो वो फीलिंग क्या होती है, एक बार आप उसको महसूस करके देखिए, उसी के बाद आपको नॉर्थ ईस्ट के लोगों का दर्द समझ आएगा। इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? इसको सॉल्व करने के लिए जहाँ तक मैं मानती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में, इनकी हेरिटेज, इनकी हिस्ट्री के बारे में, जैसे अहोम किंगडम है या सुखाफा है या लचित बोरफुकन जैसे जो ग्लोरीफाइंग पीपल हैं, इन सभी के बारे में एनसीईआरटी की बुक्स में जगह देनी चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स है वो इन सबको पढ़े, इनसे फेमिलियर हो जाए, और ताकि आने वाला जो हमारी जनरेशन है, हमारा जो फ्यूचर है, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ इस तरीके का भेदभाव ना करे। आई होप दोस्तों आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।